तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्वरूपणीय समायुक्ता पढ़ेंगे। इससे पहले समायुक्ता के मैंने 2-3 वीडियो बना दिए हैं, तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर ये देख सकते हैं और जो 12वीं क्लास की जो प्लेलिस्ट है उस इससे संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, स्वरूपणीय समायुक्ता क्या होती है। ये ऐसे दो अलग अलग त्रिविमीय समायुओं के मध्य पाई जाती है जिसके बीच ऊर्जा अंतराल 3.15 किलो कैलोरी प्रति मोल हो। उसमें इस प्रकार की समायुक्ता पाई जाती है जब दो अलग अलग त्रिविमीय समायुओं के मध्य ऊर्जा अंतराल 3.15 किलो कैलोरी प्रति मोल हो, तो इन्हें विशेष प्रकार की समायुक्ता द्वारा निरूपित करते हैं। इसे ही स्वरूपणीय समायुक्ता कहते हैं और इस प्रकार के समायुओं को स्वरूपणीय समायुवी कहते हैं। यह समायुक्ता सामान्यतः कार्बन कार्बन के बीच में जो एकल बंध होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। कार्बन कार्बन के मध्य जो एकल बंध होता है, इसके चारों ओर जो समूह हैं वो गुणन से त्रिविमीय समायुक्ता को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कार्बन कार्बन के मध्य जो एकल बंध उपस्थित होता है उसके चारों ओर यानी उसके परितः समूह के गुणन से इनकी त्रिविमीय समायुक्ता को परिवर्तित कर सकते हैं, इसीलिए गुणन समायुवी भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये स्वरूपणीय समायुक्ता है। एथेन तथा एन ब्यूटेन की स्वरूपण। तो पहले हम एथेन की पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एथेन का स्वरूपण, एथेन का जो सूत्र होता है CH3, ये एथेन का सूत्र है। इसमें एक कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। देखिए, एथेन के अणु में दो विन्यास यानी सांत्रित और घर्षित, ये दो रूप पाए जाते हैं। दोनों विन्यासों के मध्य कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण कई प्रकार के मध्यवर्ती विन्यास संभव हैं। ये मध्यवर्ती जो विन्यास हैं ये स्क्यू स्वरूपण कहलाते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि सांत्रित स्वरूपण घर्षित स्वरूपण की तुलना में अधिक स्थायी है। इसके स्थायी होने का जो प्रमुख कारण है वो ये है सिग्मा बंधु का एक दूसरे के ठीक सामने नहीं होना। देखिए, इस प्रकार की ये सांत्रित स्वरूपण है और ये घर्षित स्वरूपण है और ये स्क्यू स्वरूपण है। इसको इस प्रकार घुमाया गया है जिससे हमें ये घर्षित स्वरूपण प्राप्त हुआ है। फिर इसको और आगे घुमाया गया है, स्क्यू स्वरूपण प्राप्त हुआ है जो कि एक मध्यवर्ती है। देखिए, सांत्रित स्वरूपण और घर्षित स्वरूपण में ऊर्जा का अंतराल है 3 किलो कैलोरी प्रति मोल है। निम्न ऊर्जा अंतराल के कारण स्वरूपण आपस में परिवर्तनीय हैं, यानी कि इनकी ऊर्जा कम है जिसके कारण स्वरूपण है वो आपस में परिवर्तनशील हैं। यदि परिवर्तन के दौरान अगर 0 डिग्री, 120 डिग्री या 240 डिग्री के कोण बनते हैं तो इन कोणों पर घर्षित स्वरूपण होता है, और जबकि 60 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री के अगर कोण बनते हैं तो ये सांत्रित स्वरूपण होगा जो कि सामान्यतः स्थायी है। कार्बन कार्बन के एकलबंध के परितः घूर्णन के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसको मरोड़ी ऊर्जा कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ब्यूटेन के स्वरूपण देखिए, यदि एथेन के हाइड्रोजन परमाणु को मेथिल समूह प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ये कारक तुलनात्मक रूप से स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये एन ब्यूटेन का सूत्र है। देखिए, हमने जो ये रूप बनाया है इसमें ये बीच वाले दो कार्बन हैं, इन कार्बनों को हमने क्या किया है, एक आगे की तरफ रखा है और एक पीछे की तरफ इस कार्बन को रखा है। तो एक कार्बन से, जैसे ये बीच वाला कार्बन है, इससे दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस प्रकार और एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इससे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस प्रकार और एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक कार्बन को आगे की तरफ रखते हैं और एक कार्बन है उसको पीछे की तरफ रखते हैं। ये जो संरचना है वो एंटी संरचना है जिसमें जो CH3 समूह है वो CH3 समूह से दूर है। इसको हम 60 डिग्री के कोण पर हम इसको घुमाते हैं। जैसे इसको इधर हम 60 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं तो हमें ये आंशिक घर्षित संरचना प्राप्त होती है। फिर इसको हम और 60 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं तो ये गोल संरचना बनती है और फिर हम इसको और आगे 60 डिग्री के कोण पर हम इसको घुमाते हैं
तो हमारे पास से ये जो संरचना बनेगी ये पूर्ण घर्षित संरचना बनेगी। फिर इसको 60 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं तो गोल संरचना बनेगी और फिर वापस हमें आंशिक घर्षित संरचना प्राप्त होगी इसको 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर। और फिर इसको वापस 60 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं तो वापस हमें एंटी संरचना प्राप्त होगी। इन सभी संरचनाओं को एक साथ देखिए आप। ये एंटी संरचना प्राप्त हुई, इसको 60 डिग्री के कोण पर हमने घुमाया तो आंशिक घर्षित, फिर इसको 60 डिग्री पर गोल संरचना और फिर इसको 60 डिग्री पर हमने घूर्णित करवाया या परिवर्तित किया तो ये पूर्ण घर्षित जो संरचना है वो हमें प्राप्त हुई। और फिर इसको 60 डिग्री के कोण पर घुमाया तो फिर गोल संरचना प्राप्त हुई और फिर 60 पर घुमाया तो आंशिक संरचना प्राप्त हुई और फिर इसको 60 डिग्री के कोण पर घुमाया तो हमारे पास एंटी संरचना वापस प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इसको चारों तरफ से हम घुमा सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें जो संरचना 3 और संरचना जो 5 है ये गोल संरचना है और बाकी जो संरचनाएं हैं देखिए ये और ये यानी कि दूसरी, चौथी और ये चौथी संरचना, ये छठवीं संरचना, ये तीनों घर्षित संरचना हैं। ब्यूटेन का सर्वाधिक सांतरित रूप जो 1 नंबर संरचना हमें प्राप्त हुई थी वो है, जिसमें मेथिल समूह है वो सर्वाधिक दूरी पर होता है, इसे एंटी स्वरूपण कहते हैं। इसी प्रकार संरचना जो 3 और 5 है ये संरचना और ये ऊपर इधर संरचना आई थी वो दोनों गोल संरचनाएं हैं। ये सामान्य रूप से दर्पण प्रतिबिंब है, अतः इनके सतत घूर्णन के कारण इनको पृथक करना संभव नहीं है। अन्य 3 घर्षित रूप हैं, अन्य जो 3 हैं वो घर्षित रूप हैं, इनकी ऊर्जा है वो अधिक होती है। तो मुझे आशा है आपको ये स्वरूपण समझौता है वो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।